दोस्तों वेलकम टू योर चैनल वेल्थ विद आरवी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के रिजल्ट के बारे में। जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट उन्होंने पोस्ट किया है उस पर हम लोग की हाइलाइट्स देखेंगे। वैसे रिजल्ट तो यूट्यूब पे आप लोग यूट्यूब ले लो या फिर आप लोग बीएसई के वेबसाइट पे ले लो, ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है जहाँ पे आप लोग वहाँ से पीडीएफ डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग की हाइलाइट्स डाउनलोड करेंगे जो कि हम लोगों को जानना देखना एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, एज ए मार्केट। अगर क्योंकि रिलायंस एक हैवी वेट है इसलिए हम लोगों को रिलायंस पे स्पेशली फोकस डेफिनेटली करना चाहिए। और उसका रिजल्ट कैसा पोस्ट होता है, अच्छा होता है, ख़राब होता है, मार्केट पे भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ इट इज़ हैवी वेट। तो डेफिनेटली हम लोगों को जानना चाहिए। लेकिन उस पर जाने से पहले, उस टॉपिक पे जाने से पहले, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करने की कोशिश करते हैं वो ऑन टाइम डेफिनेटली आप लोगों को मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं रिलायंस के थर्ड क्वार्टर के, जस्ट अ मिनट, ओके, थर्ड क्वार्टर के प्रेजेंटेशन पे, फिनेंशियल रिजल्ट प्रेजेंटेशन, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आज के दिन 21 जनवरी 2022 के दिन कंपनी ने पोस्ट किया है। रिलायंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो वन ऑफ द नंबर 1 कंपनी है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कंसर्न। तो हम लोगों को डेफिनेटली ये चीज़ भी मालूम होना चाहिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और थोड़ा सा डीपली इनसाइडर से फील करने वाला चीज़ ये है कि रिलायंस जो अपना बिजनेस है वो ऑयल टू ग्रीन कर रहा है, ऑयल टू ग्रीन कर रहा है, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक बेट है। जो कि आप देखिए, मैं रिलायंस को जानता हूं क्योंकि ये फ्यूचर पे बेट करना जानता है, भविष्य पे दाव खेलना जानता है। इसलिए रिलायंस को मैं लाइक करता हूं। मेरे पसंद करने का, रिलायंस कंपनी को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को पसंद करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है। तो ये चीज़ डेफिनेटली आप लोगों को भी नॉलेज में होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बात शेयर की। ओके, तो जैसा आप लोग देख रहे हैं हम लोग डायरेक्टली आते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट पे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी एक अलग अलग सेगमेंट में भी काम करती है और वन ऑफ द मिला के एक मेजर इंडस्ट्रीज बनती है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो हम लोगों को स्टैंड अलोन रिजल्ट से देखने से अच्छा है, बेटर है कि कंसोलिडेटेड रिजल्ट हम लोग डेफिनेटली उसको देखें। डेफिनेटली हम लोग चलते हैं इसके की हाईलाइट्स पे। वाई ओ वाई अगर कंपैरिजन करते हैं तो रिकॉर्ड क्वार्टरली इबिटा लीड बाय ऑयल टू केमिकल, ऑयल एंड गैस, रिटेल एंड डिजिटल सर्विस। कंसोलिडेटेड इबिटा के बारे में बात करें तो 333,886 करोड़ आया है, जो कि अप है 29%, समहाउ 30% ईयर ऑन ईयर, जो कि एक जबरदस्त बात है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 20,539 करोड़ निकल के आया है, जो कि 38% अप है वाई ओ वाई। ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी निकल के आया है जबरदस्त तरीके से, जो कि समहाउ 40% के आसपास है, जो कि इतने बड़े कंपनी के लिए एक बहुत जबरदस्त बात होती है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को थोड़ा सा हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं शॉर्ट में। अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें, धंधा के बारे में बात करें, कंपनी कितना बिजनेस किया है, तो 2000 डेफिनेटली ये सब जितने भी फिगर दिए हुए हैं वे ये करोड़ में दिए हुए हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को डेफिनेटली मालूम होना चाहिए। तो 209 मतलब 2,09,829 है, इसको 209 शॉर्ट में हम लोग पकड़ के चलते हैं। तो 191 से ये हो गया 209, तो डेफिनेटली ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 9.5% जो है ये जंप है एज पर रेवेन्यू इज कंसर्न। अगर उसके बाद ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये 52% है। अब ईयर ऑन ईयर में कोविड वाला भी मामला आ जाता है तो डेफिनेटली ये चीज़ भी हम लोग को ध्यान में होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर क्वार्टरली कंपेयर करें तो 10% क्वार्टरली ग्रो होना रेवेन्यू, जो कि एक जबरदस्त बात है। उसके बाद अगर इबिटा के बारे में बात करें तो इबिटा भी 11% बढ़ा है वाई ओ वाई, सॉरी ईयर ऑन ईयर, और 29% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। तो 29% इबिटा बढ़ा है और 11.9% जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ा है। उसके बाद अगर एक्सपेक्शनल आइटम एक यहाँ पे दिख रहा है 2836 करोड़ का, जो कि इनका एक यूएस में फॉर्म था जिसका, जहाँ उनका इन्वेस्टमेंट था, वहाँ से वो अपना फंड को रिलीज़ किए हैं और अपना प्रॉफिट निकाले हैं, अपना स्टेक सेल किए हैं वहाँ पे। तो उससे एक एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2,836 करोड़ रुपया जो है वहाँ से आया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों को एज ए बैलेंस शीट में हम लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए कि क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, ये वन टाइम एडजस्टमेंट है, तो ये चीज़ भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो वो निकल के आया है 25,227 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 19,234 करोड़ था, इंक्लूडेड ये एक्सेप्शनल आइटम। तो चलिए अब नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लें। तो नेट प्रॉफिट जो निकल के आया है वो 20,539 करोड़ निकल के आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 15,479 करोड़ ही था। अगर इसको परसेंटेज में देखें तो 32% निकल के आता है, इंक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम।
बात समझ रहे हैं ना, इंक्लूडिंग। लेकिन उस एक्सेप्शनल आइटम को हटा देते हैं तो फिर भी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट भी उतना वीक नहीं है, जो कि वीक क्या है, एक जबरदस्त है, जो कि 14% है क्वार्टर एंड क्वार्टर। इसको छोड़ के, इसको अगर हम लोग हटा देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, फिर भी 14% जो है नेट प्रॉफिट में जंप आया है। और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, इसको छोड़ के, एक्सेप्शनल आइटम को छोड़कर, इसको छोड़कर, तो भी 18% का जंप दिख रहा है, जो कि एक जबरदस्त बात है। तो इसके रिजल्ट के बारे में पूछे तो चाहे आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज एज ए होल जबरदस्त रिजल्ट दिया है एज पर इन्वेस्टर इज कंसर्न, एज पर इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। तो अगर आप लोग शेयर होल्डर हैं तो डेफिनेटली इस रिजल्ट के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज को यहाँ से बेचना मेरे हिसाब से नो। तो डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड बेट कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो फ्रेश बाय इनिशिएट करिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन एवरी डिप एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। सेगमेंटल बात करें एज पर प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑयल टू केमिकल सेक्टर में भी जबरदस्त इनका परफॉर्मेंस रहा है। सस्टेन्ड परफॉर्मेंस विथ 6.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन EBITDA एट 13,530 करोड़, रीबॉस्ट बाई 38.7%, जो कि बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद अगर बात करें मैक्सिमाइज फ्यूल आउटपुट टू कैप्चर हाई क्रैक्स, ऑप्टिमाइज फ्यूल मिक्स टू मैनेज एनर्जी कॉस्ट, तो कम कॉस्ट पे काम करना, ये सब जो इनका बिजनेस मोनोपोली है, बिजनेस एडजस्टमेंट है, जो कि डेफिनेटली ये चीज़ भी इन्होंने अपना दर्शाया है। डिजिटल सर्विस के बारे में बात करें तो डिजिटल सर्विस में भी, सीमेंटल के बारे में हम लोग बात करें तो डिजिटल सर्विस में भी यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, डिजिटल सर्विस EBITDA क्रॉसेस 10,000 करोड़ मार्क, RJIL EBITDA मार्जिन 15%। तो डेफिनेटली अगर रिटेल सेक्शन के बारे में बात करें, डिजिटल सर्विस के बारे में बात करें तो उसमें भी EBITDA एक जबरदस्त निकल के आया है। और जियो के बारे में बात करें तो जियो में भी यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि जियो हैज़ 5 मिलियन कनेक्टेड वायरलेस कस्टमर विथ कंसिस्टेंटली इनरिचिंग ऑफर्स। तो 5 मिलियंस इनके पास कस्टमर हो चुके हैं जो कि 4K कंटेंट्स इन जियो टीवी देखते हैं, होम सिक्योर, होम ऑटोमेशन, सिक्योरिटी कंटेंट, लाइव टीवी, तो ये सब चीज़ का मजा ले रहे हैं जियो कस्टमर। तो जो इनके पास 5 मिलियन है तो डेफिनेटली ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रिटेल सेक्शन के बारे में बात करें, रिटेल सेक्शन और उसके ग्रोथ के बारे में बात करें तो रेवेन्यू के बारे में अगर बात करते हैं तो वो भी 57,717 करोड़ निकल के आया, जो कि 52% है YOY और 27% है क्वार्टर और क्वार्टर। तो रिटेल सेक्शन के बारे में बात करें तो रिटेल सेक्शन भी इनका जबरदस्त तरीके से एक्सपेंड हो रहा है विथ लॉट्स ऑफ फ्यूचर्स, लॉट्स ऑफ प्रॉफिट के साथ इनका रिटेल सेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बात है, बहुत ही खुशी वाली भी बात है। टेलीकॉम सेक्टर के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। पॉजिटिव चेंज इन इंडिया टेलीकॉम लैंडस्केप, टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के हिसाब से जियो के कंसर्न में जो इनके लिए पॉजिटिव बात है कि गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन डिसिसिव स्टेप्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज टेलीकॉम सेक्टर। गवर्नमेंट भी इनके साथ है एज पर रिलायंस, एज पर जियो इज कंसर्न। और उसके बाद अगर प्रॉफिट ऑपरेटर हैव राइज्ड टैरिफ बाय 20-25%, तो 20 से 25% इन्होंने टैरिफ भी बढ़ाया है। इन्होंने क्या, सारे टेलीकॉम सेक्टर के ऑपरेटर्स ने टैरिफ बढ़ाया, जो कि एज ए टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। और फिर और भी बाकी चीज़ लिखी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है, 5G ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर लो तो ये सब चीज़ भी अच्छी बात है एज ए टेलीकॉम सेक्टर एज ए होल। तो ये चीज़ भी डेफिनेटली हम लोगों को देखना चाहिए। ये PDF मैं डेफिनेटली अपने टेलीग्राम से चैनल में शेयर कर दूंगा, जो कि आप लोग ऑन टाइम, अपना टाइम पे डेफिनेटली उसको देख सकते हैं। जियो डिजिटल रिचार्ज के बारे में बात कर लेते हैं फॉर कस्टमर। तो जियो ऑटो पे सर्विस इन्होंने लॉन्च किया है, एक ऐप लॉन्च किया है जिससे जो यूपीआई हैंडल रहेगा और ऑटो पे उसका पेमेंट हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये एज ए कस्टमर के लिए, एज ए कंपनी के लिए, दोनों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और कस्टमर केयर सर्विसेज भी इनका अच्छा है एज पर जियो इज कंसर्न। तो इन्होंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रखा है कि इनका व्हाट्सएप पे भी लिंक है जहाँ से वो कस्टमर अपना डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन क्वेरी को डेफिनेटली वो वहाँ से बात कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे, तो ये भी व्हाट्सएप पे भी इनका इनेबल है, जो कि डेफिनेटली पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए एक ज़बरदस्त एक न्यू हैंड प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप पे। तो वो भी एक देखने वाली बात है। 5G परफॉर्म करने में, 5G का सर्विस देने में डेफिनेटली जियो जो है वो बहुत आगे है। ये जहाँ पे आप लोग ग्राफ देख रहे हैं कि 5G इन हेल्थ केयर, डेफिनेटली ये एक सपोर्टिव है हेल्थ इंडस्ट्रीज़ को भी लेके। नेटवर्क हाई फ्रिक्वेंसी, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी डेफिनेटली बहुत यूज़फुल है एज़ पर फार्मा सेक्टर इज़ कंसर्न, एज़ पर मेडिकल सेक्टर इज़ कंसर्न। तो जियो का कहना है कि 5G रोबोट डिलीवरिंग फूड ट्रेस टू पेशेंट कंट्रोल्ड बाय फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम टू द इन द क्लाउड। डेफिनेटली रोबोट सिस्टम जो है जो 5G से डिराइव होता है, वो भी डेफिनेटली एक ज़बरदस्त एक बात है। अगर कोविड के बारे में ले लें तो हम लोग देख पाते हैं कि लोग इन टच होने से थोड़ा सा कतराते हैं। तो रोबोटिक्स, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी डेफिनेटली
डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज काम कर रही है, तो वो भी डेफिनेटली नेटवर्क ड्रिवन ही होगा, जो कि डेफिनेटली होगा। तो उस चीज़ के लिए भी रिलायंस के पास 5G नेटवर्क है। तो ये चीज़ भी एज ए इंडस्ट्री, एज ए इन्वेस्टर बहुत अच्छी बात है, जो कि हम लोगों को मालूम होना चाहिए। जियो सेटअप बॉक्स इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो डेफिनेटली काफ़ी लोग, हम लोग डेफिनेटली जियो इकोसिस्टम के सेटअप बॉक्स के बारे में बात करें तो डेफिनेटली हम लोग ये सब चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। इवन जियो टीवी हो या नेटफ्लिक्स हो या प्राइम वीडियो हो या फिर यूट्यूब वगैरह भी हो, तो ये सब सारा चीज़ हम लोग, जियो कॉल टीवी हो, माई जियो सर्विसेज हुआ, जियो सावन हुआ, तो ये सब चीज़ डेफिनेटली हम लोग जियो सावन के बारे में ही बात करें तो डेफिनेटली सारे लोग के पास जियो सावन आज की डेट में अवेलेबल होता है, जो भी जियो के यूज़र हैं। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ का ऑटोमेटिकली जो है एक समहाउ मोनोपोलिस्टिक टाइप बन गया है, एक इकोसिस्टम बन गया है, क्लाउड बन गया है, जो डेफिनेटली जो भी जियो के यूज़र हैं वो डेफिनेटली ये सब सर्विस भी साथ में लेते हैं। इवन ऐड वगैरह से उनको अच्छा वहाँ पे भी रेवेन्यू आता है। तो ये चीज़ भी डेफिनेटली हम लोगों को कंसर्न होना चाहिए। रिलायंस जियो के बारे में बात करें, अगर सेगमेंटल वाइज रेवेन्यू के बारे में बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हम लोग को जंप दिख रहा है, और ईयर ऑन ईयर भी डेफिनेटली रेवेन्यू में जंप दिख रहा है। मतलब कि धंधा इनका एज ए पहले के तुलना में, पिछले ईयर के तुलना में, इवन पिछले क्वार्टर के तुलना में इनका जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ रहा है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ रहा है। अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जहाँ पिछले क्वार्टर में 3728 करोड़ आया था, वही इस बार मतलब दिसंबर में 3795 है, जो कि समहाउ इंक्रीज्ड है और पिछले ईयर से तो डेफिनेटली इंक्रीज में है। तो ये चीज़ भी डेफिनेटली हम लोगों को देखना चाहिए कि इनका जियो का जो बिजनेस है, ब्रेड एंड बटर जो बिजनेस है, वो भी एक फिट देने वाला बिजनेस धीरे धीरे बन रहा है और ऑलरेडी बन भी चुका है। अब रिलायंस के बारे में बात करें तो रिलायंस डेफिनेटली एक्विजिशन में भी आ गए हैं, जो कि समहाउ ब्रांड के बारे में अगर बात कर लें, जिनका एक्विजिशन उन्होंने किया है एज पर रिलायंस रिटेल इज कंसर्न, जिसमें है ऋतु कुमार, मारेगी इंडियन डिज़ाइनर ब्रांड। उसके बाद मनीष मल्होत्रा के बारे में बात करें तो इनका भी एक्विजिशन किया है। उसके बाद अमांती के बारे में भी बात कर लें, जय सूर्याज के बारे में बात करें तो ये सब कंपनी का जो है रिसेंट जो है एक्विजिशन हुआ है रिलायंस रिटेल में। तो ये चीज़ भी डेफिनेटली हम लोगों को मालूम होना चाहिए। रिलायंस रिटेल के बारे में बात करें तो डबल डिजिट ग्रोथ फ्रॉम रिलायंस स्टोर्स, जैसा कि इनका कहना है। और डेफिनेटली इनका जो रिलायंस ट्रेंड है वो डेफिनेटली एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा बिजनेस है, जो कि प्रॉफिट में ही अभी है और डेफिनेटली आगे भी प्रॉफिट में रहेगा। जो कि अगर इसके अपील एंड फुटवेयर के बारे में बात करें तो डेफिनेटली इनमें 2x प्रॉफिट हुआ है ईयर ऑन ईयर अगर बात करें तो डेफिनेटली इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है रिटेल सेक्शन में भी। और रिलायंस ट्रेंड के बारे में बात करें तो डेफिनेटली उसमें भी। तो इनका जो कंपनी है, इनका जो बिजनेस है एज ए होल, तो किसी भी सेगमेंट के बारे में बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट ही दिखेगा। जहाँ पे अगर रिलायंस ज्वेल्स के बारे में बात करें या फिर रिलायंस ट्रेंड के बारे में बात करें तो ये सब चीज़ भी डेफिनेटली हम लोगों को मालूम होना चाहिए, और की हाईलाइट्स भी हम लोगों को डेफिनेटली मालूम होना चाहिए। और उसके बारे में और एक फार्मा के बारे में बात करें तो डेफिनेटली इसमें आप लोगों ने नाम डेफिनेटली सुना होगा, यस, नेटमिट्स का डेफिनेटली ऐड भी आता है टीवी में काफ़ी। तो नेटमिट्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी इनका जो बिजनेस है, जो कि रिसेंट एक्विजिशन ही है, तो उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन जो है धीरे धीरे अच्छा बढ़ रहा है, जो कि समहाउ डिलीवरी सिस्टम बेस्ड है नेटमिट्स। और अर्बन लैडर डेफिनेटली नाम डेफिनेटली इनका सुना हुआ होगा, अर्बन लैडर का, तो उसमें भी इसका ग्रोथ वहाँ पे दिख रहा है। तो किसी भी सेगमेंट के बारे में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 1 मार्केट कैपिटलाइजेशन इसलिए है क्योंकि वो हर सेगमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस देने का दमखम रखता है। पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 10 ईयर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो अगर 10 साल का हम लोग सेल्स ग्रोथ निकाल के इनका खंगालते हैं तो इसमें निकल के आता है कि इनका जो सेल्स है हर साल 6% CAGR से बढ़ा है। और पिछले 5 साल के बारे में बात करें जो कि बहुत ही एडवांस्ड रहा है, बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा है इनके लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए एज पर ग्रोथ इज कंसर्न। तो वहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि रेवेन्यू जो इनका बढ़ के आया है, सेल्स जो बढ़ के आया है वो 11% के आसपास बढ़ के आया है, जो कि पिछले 5 साल का बात है। बट स्टॉक प्राइस के बारे में बात करें तो स्टॉक प्राइस हम लोग जानते हैं कि मार्केट हमेशा जो है फ्यूचरिस्टिक होता है और फ्यूचर पे बेट करता है। मार्केट कंपनी के जो भी फंडामेंटल्स अभी के डेट में है उसको नज़रअंदाज करते हुए कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है उस पर बेट करता है। तो उसको बेट करने के साथ साथ जो इनका स्टॉक प्राइस CAGR निकल के आता है, जो कि 20% रहा है पिछले 10 ईयर्स में। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, जिस कंपनी का पास्ट 10 ईयर्स में स्टॉक प्राइस CAGR 20% से ऊपर है वही स्टॉक मल्टी बैगर होता है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना के देता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ देम।
तो डेफिनेटली ये चीज़ भी हम लोगों को कंसर्न होना चाहिए। और 10 साल के बारे में बात करें तो 20% इनका CAGR है, मतलब हर साल स्टॉक का प्राइस 20% के हिसाब से पिछले 10 साल से बढ़ता आया है। और पिछले 5 साल के बारे में बात करें तो 37% का CAGR है। CAGR डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए कि CAGR को कहते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। तो मतलब हर साल कंपाउंडेड कंपाउंडेड हर साल मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जो रिटर्न बनता है उसी को हम लोग CAGR बोलते हैं। तो CAGR जो है वो बहुत ही एक वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी कंपनी का हाई CAGR देने के लिए हाई CAGR होता है। तो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज का इन 5 ईयर्स 37% का CAGR है, जो कि डेफिनेटली एक वेल्थ क्रिएशन वाला CAGR यहाँ पे दिख रहा है। तो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग ऐसा बेट कर सकते हैं कि कंपनी आगे आने वाले समय में, जो कि इनका धीरे धीरे बिजनेस जो है वो ग्रीन होते चला जा रहा है, ये ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इस चीज़ को लेते हुए कंपनी यहाँ पे अभी बहुत सारा इनका जो है वैल्यू क्रिएशन अभी भी यहाँ पे बाकी है। क्योंकि अगर फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज के डेट में फेस वैल्यू भी 10 है। तो 10 से फिर ये बोनस देंगे, स्प्लिट होंगे, एक पे जाएंगे, तो अभी इसमें बहुत सारा वेल्थ क्रिएशन, बहुत सारा इसमें जो है ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न आना, मैनी फोल्डेड रिटर्न आना इसमें अभी भी बाकी है। अब क्वेश्चन निकल के ये आता है कि स्टॉक को अब यहाँ से बाय किया जा सकता है या नहीं। तो स्टॉक के अगर 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो 2700 प्लस है, मतलब कि स्टॉक का 52 वीक हाई जो है वो 2700 है। और ये स्टॉक ऐसा है जो अपना न्यू हाई लगाने का दमखम डेफिनेटली रखता है। तो अगर स्टॉक के प्राइस के बारे में अभी बात किया जाए तो डेफिनेटली स्टॉक जो है वो 50 EMA पे चल रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे येलो लाइन जो है वो 50 EMA है, और 50 EMA पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस यहाँ पे चल रहा है। तो 2500 के नीचे अभी स्टॉक प्राइस मिल रहा है, जो डेफिनेटली अ गुड बाय एज पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। लेकिन अगर फिर भी अगर सपोर्टिव बाय थोड़ा अगर आप लोग पेशेंस इन्वेस्टर है और सपोर्ट खोजते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली 2350 2350 एंड बिलो इज़ अ गुड प्राइस फॉर फ्रेश एंट्री इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो डेफिनेटली ये चीज़ भी हम लोगों को एज ए क्योंकि कोई भी स्टॉक को अच्छे स्टॉक को हम लोग डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कहीं से भी, यूट्यूब वीडियो देख के, कुछ रिसर्च एनालिस्ट के रिपोर्ट्स को पढ़ के, लेकिन उस स्टॉक को अच्छे प्राइस पे ख़रीदना उतना ही ज़रूरी होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। और फिर भी अगर आप लोग डेफिनेटली अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कोई क्वेरी होता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके उसको पिंग कर सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वेल्थ क्रिएशन आइडियाज़ हम लोग आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय फॉर नाउ।